Me, Priyanka is describing the topic diphtheria. डिप्थीरिया क्या होता है? अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हो तो डिप्थीरिया एक एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि मोस्टली कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से होता है। कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया एक ग्राम पॉजिटिव बैसिलस होता है। ये हमारी बॉडी के अंदर कुछ एक्जोटॉक्सिन्स को सिक्रेट करता है और इस तरह से वहाँ पे पैथोजेनिसिटी को वहाँ पे इंक्रीज कर देता है। डिप्थीरिया इंडिया में एक एंडेमिक डिजीज है। ये मोस्टली विंटर एंड ऑटमन सीजन में अकर होती है। ये मोस्टली बिलो देन 15 ईयर्स चिल्ड्रंस को अफेक्ट करती है और ये मेल एंड फीमेल दोनों को इक्वली अफेक्ट करती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो डिप्थीरिया एक एक्यूट इन्फेक्शन होता है जो कि मोस्टली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करती है। किसकी वजह से होता है? कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से। स्टार्टिंग में इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसमें सोर थ्रोट देखने को मिलता है और उसको माइल्ड फीवर होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। इस डिजीज़ की जब प्रोग्रेस होती है तो मेम्ब्रेनस सब्सटेंस, तो जो क्या थ्रोट के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पे एक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से जो भी पेशेंट होता है उसको ब्रीदिंग करने में डिफ़िकल्टी होगी और उसको स्वेलविंग में भी डिफ़िकल्टी होती है। इसका जो कॉज है वो क्या है? कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। जो कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है वो बॉडी के अंदर एंट्री करता है और उसके बाद वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करता है और जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका जो सरफेस है वहाँ पे अपने कॉलोनीज बना लेता है। इस तरह से थ्रोट और जो भी दूसरे ऑर्गन्स वहाँ पे उनको इन्फेक्टेड करता है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन कोज कर देता है। इस तरह से ये हमारी बॉडी में ग्रो करता है। अगर हम इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो ये हमारे दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ में। उसके बाद इसका ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है? इसका ट्रांसमिशन पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होता है। ये मेनली ओरल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट्स की वजह से होता है। यानी क्या है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन के टच में आने से इन्फेक्शन मोस्टली होता है। जब वो छींकते हैं यानी कि क्या वहाँ पे स्नीजिंग करते हैं तो उसकी वजह से भी ये अकर हो सकता है। मेनली किस तरीके से होता है? ओरल और क्या है? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और क्या फिजिकल कॉन्टैक्ट की वजह से ये मोस्टली अकर होता है। उसके बाद है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के कौन कौन से साइन सिम्टम्स होते हैं? सबसे पहले तो क्या होगा? बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है यानी कि पर्सन जो भी है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। उसके बाद क्या क्या सिम्टम्स अकर होते हैं? उसका जो थ्रोट होता है वहाँ पे शोर बनने स्टार्ट हो जाते हैं और जो उसकी आवाज़ होती है उसमें होर्सनेस वहाँ पे आ जाती है। उसके बाद क्या, जो अगर वो कुछ भी खाएगा तो उस टाइम पे उसको पेनफुल स्वेलविंग होगी, वो अच्छे तरीके से उसको खा नहीं पाएगा और जो भी उसके ग्लैंड्स वहाँ पे होती है, लिम्फ नोड्स वहाँ पे प्रेजेंट होती है नेक के अंदर, तो वो एक तरह से स्वेलो हो जाएगी यानी कि उनमें स्वेलविंग वहाँ पे आ जाती है, वहाँ पे सूजन आ जाती है, ठीक है। उसके बाद है वहाँ पे क्या एक ग्रे मेम्ब्रेन कवरिंग होगी थ्रोट के अंदर और टॉन्सिल्स, जो यहाँ पे थ्रोट और टॉन्सिल्स होते हैं वहाँ पर एक मेम्ब्रेन की परत वहाँ पे बन जाती है जो कि मोस्टली ग्रे कलर की होती है। उसको जो पेशेंट होता है उसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है और वो अच्छे तरीके से सांस नहीं ले पाता। उसके नोज से भी कुछ मतलब एक तरह का कंटेंट डिस्चार्ज होता रहता है यानी कि नाजल उसको डिस्चार्ज होगा और पेशेंट को फीवर एंड चिल्स भी होते हैं। उसके बाद अगर हम, ये था हमारा रेस्पिरेटरी, ठीक है। अगर हमारे जो दूसरे इन्फेक्शन हो सकता है जैसे क्या स्किन के ऊपर भी क्या वहाँ पे डिप्थीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, उसको क्यूटेनियस डिप्थीरिया बोलते हैं। ये मोस्टली किन को होता है? जो इसका पुअर हाइजीन होता है, जो पर्सन अपने हाइजीन को मेंटेन नहीं कर पाते। अगर उनकी बॉडी में कहीं पे भी वुंड हो रखा, घाव हो रखा है तो ये डिप्थीरिया वहाँ पे अपनी कॉलोनी बना सकता है। अगर हम किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के टच में आते हैं तो क्या है, वो डिप्थीरिया हमारे वुंड पे जा सकता है और वहाँ पे अपने कॉलोनी बना सकता है। इस तरह से वहाँ पे स्किन में भी इन्फेक्शन अक्कर करता है तो वहाँ पे भी अपनी एक तरह से वहाँ पे मेम्ब्रेन बनाने लग जाता है, वहाँ पे भी ग्रे कलर की मेम्ब्रेन बनने स्टार्ट हो जाती है। ये मोस्टली कब होता है? जब मोस्टली वुंड होता है, बट ऐसा नहीं है कि हर बार क्या है यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये एक तरह से स्लो टू हील होता है एंड मे बी इनसेंसिटिव व्हेन टच। जब भी हम क्या इस वुंड को टच करते हैं तो हो सकता है वहाँ पे इनसेंसिटिव यानी कि हमें कुछ फीलिंग ना हो और हील होने में स्लो होता है। उसके बाद अगर हम इसके पैथोजेनेसिस देखते हैं यानी कि पैथोलॉजी देखते हैं किस तरीके से फैलता है, सबसे पहले तो ये क्या है, वही हमारा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है यानी कि पर्सन के एक दूसरे पर्सन के टच में आने से ये अक्कर होता है। अगर कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है, यहाँ पे हेल्दी पर्सन है, तो अगर हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन के टच में जाता है तो इसकी वजह से उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है फिजिकल कॉन्टैक्ट से, यानी कि जो भी उसके कॉजेज हैं उनकी वजह से ये इन्फेक्शन अक्कर हो सकता है। अगर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन
के थ्रू ये फैलता है। तो वहाँ पे क्या कफिंग के द्वारा, स्नीजिंग और टाकिंग, जब हम बातें करते हैं या कभी भी हमें क्या खांसी होती है या छींक आती है तो उस टाइम पे ये दूसरी बॉडी के अंदर जा सकता है, वहाँ पे एंटर कर सकता है। उसके बाद अगर एक बार पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसके बाद ये वाला जो इन्फेक्शन हो वो उसके अंदर चला जाता है, यानी कि जो हेल्दी पर्सन था अगर वो एक बार इसके टच में आ जाता है, वहाँ से इन्फेक्शन चला जाता है, ये बैक्टीरिया इसके अंदर चला जाता है, तो वहाँ पे ये पर्सन क्या अफेक्टेड हो जाता है, वहाँ पे इन्फेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जब ये इन्फेक्ट होता है तो उसकी बॉडी के अंदर डिप्थीरिया रहता है। जब तक ये कब तक प्रेजेंट रहता है, जब तक उसके सिम्टम्स शो नहीं होते और हम ट्रीटमेंट नहीं लेते तब तक ये उसकी बॉडी के अंदर रहता है। पहले वो एसिम्टोमेटिकली तरीके से रहता है, उसके बाद वो अपने सिम्टम्स शो करने लग जाता है। डिप्थीरिया एक तरह से रैपिड डेवलपिंग एक्यूट फिब्राइल इलनेस है, यानी कि इसके अंदर क्या फीवर आता है और इसके साथ साथ भी ये पहले तो क्या जिस जगह पे ये अक्कर होता है, यानी कि लोकल एंड सिस्टमिक पैथोलॉजी हमें शो करता है। लोकल क्या है, ये हमारे मेनली क्या थ्रोट में इन्फेक्शन कोज करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये अफेक्ट करता है। तो ये क्या है, एक तरह से सिस्टमिक पैथोलॉजी भी हमें अक्कर करता है। सिस्टमिक पैथोलॉजी यानी क्या क्या है, अगर हम इसका ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से नहीं लेते हैं, इसके लिए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी आता है, अगर हम इम्यूनाइज नहीं करवाते हैं तो उसकी वजह से जो हमारे दूसरे ऑर्गन्स होते हैं जैसे हार्ट, किडनी, ब्रेन, इन ऑर्गन्स में भी ये फैल सकता है। इसलिए क्या एक सिस्टमिक पैथोलॉजिकल डिजीज है। उसके बाद है अगर हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट से देखते हैं तो सबसे पहले इसके प्राइमरी लेजेंस जो होंगे वो कहाँ पे होंगे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। वहाँ पे नेक्रोसिस होने स्टार्ट हो जाती है जब भी ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जाता है। नेक्रोसिस कौन से पार्ट का होगा, एपिथेलियम का, ठीक है। और उसकी वजह से जो प्लाज्मा होती है वहाँ पे लीकेज वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया की फॉर्मेशन अक्कर होती है और वहाँ पे सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। यानी कि जो हमारा थ्रोट होता है जहाँ पे भी इन्फेक्शन अक्कर होता है वहाँ पे एक सूडो मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है जो कि मेनली ग्रेस कलर की होती है। और इस तरह से वहाँ पे बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी बनाता रहता है, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है वो एक तरह से वहाँ पे बिल्कुल डैमेज हो जाती है और वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बैक्टीरिया एक तरह से मेम्ब्रेन फॉर्मेशन कर देता है, जिसकी वजह से जो भी वहाँ पे अंडरलाइंग टिश्यू हैं जैसे क्या नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड टॉन्सिल्स, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यहाँ पे मोस्टली वहाँ पे इन्फेक्शन अक्कर होता है। उसके बाद अगर यहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से स्कारपिंग भी हो सकती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग हो जाती है। यानी कि अगर ये लेयर जो इसकी अंडरलाइंग लेयर है वहाँ पे स्कारपिंग होती है तो उसकी वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि ये लेयर वहाँ पे डैमेज हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जो ये बैक्टीरिया होता है वो एक तरह से टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करता है और टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करने की वजह से जो हमारी बॉडी होती है पूरी बॉडी होती है वो उन टॉक्सिन्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। इन टॉक्सिन्स को क्या है अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने की वजह से यहाँ पे क्या एक्सोटॉक्सिन्स है। तो ये एक्सोटॉक्सिन्स हमारी बॉडी जब इनको एब्जॉर्ब करते हैं जो हमारे दूसरे ऑर्गन्स है जैसे हार्ट, किडनी, लीवर, स्प्लीन, तो इनको भी वो अफेक्ट करती है, मसल्स, पेरिफेरल नर्व्स और एड्रिनल्स। इस तरह से क्या वो सिस्टमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर ग्रो करता है और एट लास्ट पेशेंट की डेथ भी हो सकती है अगर हम ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे इम्यूनाइजेशन दिखा रखा, ये इम्यूनाइजेशन आपने पहले भी कवर कर लिया होगा। डिप्थीरिया को हम क्या 3 डोजेज में देते हैं अगर हम इसका इम्यूनाइजेशन करते हैं। तो इम्यूनाइजेशन क्यों करते हैं, क्योंकि ये एक तरह से एंडेमिक डिजीज़ है, इसलिए क्या डिप्थीरिया के लिए वहाँ पे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी रखा गया है। डिप्थीरिया का जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो मेनली 3 डोजेज के अंदर दिया जाता है, 3 बार उसकी डोजेज दी जाती है। सबसे फर्स्ट तो क्या 3 in 1 यानी कि एक डोज के अंदर 3 हमारी डोजेज दी जाती है, जैसे क्या डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टेटनस। उसके बाद है जो हमारी सेकंड डोज होती है उसमें 2 in 1 होती है, यानी कि 2 डोजेज में हमारी एक डोज किसकी होती है, डिप्थीरिया की, यानी कि डिप्थीरिया एंड टेटनस, ठीक है। यहाँ पे हमारी पर्टुसिस नहीं होती। उसके बाद जो हमारा वहाँ पे क्या आता है हमारा टेटनस एंड डिप्थीरिया, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी 2 in 1 होती है। ये वैक्सीन जो होती है वो अडल्ट के लिए होती है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपने पहले भी कवर कर लिया होगा। उसके बाद है अगर हम इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। हमारे अलग अलग सिस्टम्स में अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर हमारा सबसे पहले क्या है सीवीएस सिस्टम है, यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, तो यहाँ पे क्या होगा मोस्टली मायोकार्डाइटिस हो सकते हैं, अरिथमा हो सकते हैं और क्रोनिक हार्ट फेलियर भी हो सकता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा, रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। अगर हम इसका ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से नहीं लेते तो इस तरीके से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। और रीनल एरिया में यानी कि किडनीज के ऊपर क्या अफेक्ट होता है, जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उनमें नेक्रोसिस हो सकता है और प्रोटीन यूरिया मेनली देखने को मिलता है, यानी कि यूरिया के अंदर प्रोटीन का अमाउंट देखने को मिलता है।
नर्वस सिस्टम पे इसका क्या अफेक्ट होता है? पैलेटल पाल्सी मेनली क्या होता है? पैलेटल पाल्सी होते हैं सेकेंड वीक में। जो नोज होता है, नोज से वहाँ पे रिगर्गिरेशन होती है, यानी कि एक तरह से बैक फ्लो आता है, ठीक है, फ्लूइड का। और क्या है? नेजल इंटोनेशन ऑफ वॉइस, यानी कि जब भी वो बोलते हैं ऐसे आपने सुना होगा कि वो अपनी नाक के अंदर बोल रहा है, ठीक है, नाक से बोल रहा है, तो उसको ऐसा फील होगा कि नेजल इंटोनेशन ऑफ वॉइस है वहाँ पे, ठीक है। और उसको आइज में क्या प्रॉब्लम होगी? उसके आइज के डेविएशंस वहाँ पे हो सकता है, ओक्यूलर पाल्सी वहाँ पे हो सकती है, यानी कि एक तरह से उसकी आँखें अपने प्रॉपर फंक्शंस वहाँ पे नहीं कर पाएंगी। इस तरह से क्या होगा? वहाँ पे लॉस ऑफ एकोमोडेशन होगा, उसका जो विजन होगा वो ब्लर्ड हो जाएगा। और जनरलाइज्ड पॉली न्यूराइटिस भी वहाँ पे हो सकता है, यानी कि जो उसके न्यूरॉन सिस्टम है पूरी बॉडी को भी वो अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए जब भी डिप्थीरिया का कोई भी सिम्टम अगर हमें शो होता है तो हमें उसी टाइम पे वहाँ पे ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, ताकि हम इन कॉम्प्लिकेशन से बच सकें और पेशेंट की डेथ ना हो। अगर हम इसकी समरी देखते हैं, डिप्थीरिया क्या है? एक तरह से हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है। मेनली कब होती है? विंटर और ऑटम सीजन में ये मेनली अक्कर होती है। एक तरह से क्या है? ये एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और अगर एक बार ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। मोस्टली किसमें होता है? ये चिल्ड्रंस के अंदर होता है। और यहाँ पे क्या होता है? कुछ टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन होता है जो कि हमारी पूरी के बॉडी के अंदर वहाँ पे सेपरेट आउट हो जाते हैं, और हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है। और एब्जॉर्ब करने की वजह से जो हमारे दूसरे पार्ट्स हैं, जो जैसे कि हमारा हार्ट, ब्रेन, लीवर, किडनी, इन सब में भी ये फैल सकता है। और वहाँ पे भी क्या अपने एक तरह से मेम्ब्रेन की कवरिंग बना लेता है, जिसकी वजह से जो सभी मेम्ब्रेन्स वहाँ पे हैं उनको डैमेज करता है। डिप्थीरिया यूजली अफेक्ट किसको करता है? वैसे तो थ्रोट एंड नोज को, बट अगर सीरियस केस है तो वहाँ पे हमारे जो नर्वस सिस्टम है और हमारा हार्ट और जो हमारे दूसरे ऑर्गन्स हैं उनको भी अफेक्ट कर देता है। और अगर इन सिस्टम्स को, हमारी पूरी बॉडी के सिस्टम्स को अफेक्ट करेगा, उनको डैमेज करेगा, तो एट लास्ट पेशेंट की डेथ हो जाती है। इसलिए अगर हमें कभी भी कोई भी साइन सिम्टम शो होता है डिप्थीरिया का तो हमें उसी टाइम पे ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। और अब तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने इसके लिए, एंडेमिक डिजीज है इसलिए क्या, उसके लिए इम्यूनाइजेशन भी प्लान कर रखा है। इसलिए हमें टाइम टू टाइम अपना इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को कंटिन्यू रखना चाहिए और उसको कंप्लीट करना चाहिए, ताकि हम डिप्थीरिया जैसी डिजीज से बच सकें।